नमस्कार साथियों, सभी का एक बार पुनः स्वागत है भारतीय विजन क्लासेस पर। हम 4 कहानियों को देख चुके हैं। आज हम जितने भी बचे हुए 4 और कहानी सभी कहानियों को देखेंगे। तो झारखंड जेएसएससी पेपर 2 हिंदी के जितने विद्यार्थी हैं आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। और जो भी इसका फर्स्ट क्लास नहीं देखे होंगे, जिसमें 4 कहानी, जो प्रथम 4 कहानी को हम देखे थे उसे भी देख लेंगे। उसके बाद 4 कहानी जो बचे थे, वीडियो लंबी होने के कारण हम 4 कहानियों को आज लेकर आए हैं। तो आज इस क्लास में 4 कहानियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो कहानी का जो भाग है वो आपका कंप्लीट आज हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो 5वां कहानी था इसमें दिल्ली में एक मौत। तो इसके रचनाकार कौन हुए? तो इसके रचनाकार कमलेश्वर हुए। कौन हुए? कमलेश्वर। दिल्ली में एक मौत कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी को देखेंगे। अब इस कहानी में हुआ क्या है? तो इस कहानी में महानगरों की व्यस्त जीवन शैली को सजीव रूप में चित्रण किया गया है। यानी महानगरों में रहने वाले जो लोग हैं या फिर वहाँ की जो व्यस्त जीवन शैली है, जो लोग व्यस्त रहते हैं, उसी का इसमें क्या किया गया है? सजीव रूप से चित्रण किया गया है। अब हम थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं। तो लेखक का जन्म 6 जनवरी 1932 ईस्वी मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 27 जनवरी 2007 फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। अब कमलेश्वर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, कमलेश्वर समांतर कहानी के प्रवर्तक है। याद रखिएगा, समांतर कहानी के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो कमलेश्वर को माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह बिंदु है। कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका का संपादन कर समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किए। तो प्रश्न यहाँ से भी ये आ सकता है कि कमलेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन कर समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किए या प्रारंभ किए? तो याद रखिएगा, सारिका पत्रिका। कमलेश्वर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए। और ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अब प्रश्न परीक्षा में जितने भी लेखक कवि होते हैं उनका कहाँ से एमए किए, कहाँ से बीए किए, कहाँ से उन्होंने पीएचडी की, तो इस तरह के भी प्रश्न आ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है। तो कमलेश्वर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या किए थे? एमए की डिग्री प्राप्त किए थे। कमलेश्वर प्रगतिशील कथाकार के रूप में माने जाते हैं। कमलेश्वर को प्रगतिशील कथाकार के रूप में माना जाता है। कमलेश्वर को भारत सरकार द्वारा 2005 ईस्वी में पद्म भूषण से नवाजा गया, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये कमलेश्वर को कब मिला? तो 2005 में पद्म भूषण से नवाजा गया, पद्म भूषण सम्मान दिया गया। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कितने पाकिस्तान उपन्यास पर। कौन सा उपन्यास? तो कितने पाकिस्तान। इस उपन्यास पर 2003 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी महत्वपूर्ण है। तो कमलेश्वर को किस उपन्यास पर या किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कितने पाकिस्तान पर। और कब मिला? तो 2003 ईस्वी में। अब इनका एक कथन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने खुद कहे हैं कि नई कहानी से समांतर कहानी आंदोलन इस अर्थ में भिन्न आंदोलन था कि इस आंदोलन के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई कि समांतर भारतीय भाषाओं के लेखक अपने समाज को लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसका पता चल सके। ये समांतर कहानी को अन्य कहानी आंदोलन से भिन्न बताते हुए उन्होंने ये अपना ही प्रमुख कथन कहा। और ये प्रमुख कथन किनका है? तो ये प्रमुख कथन कमलेश्वर जी का ही है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो कहानी संग्रह में है कमलेश्वर की कहानी संग्रह, जॉर्ज पंचम की नाक, राजा निर्बंसिया, कास्बे का आदमी, बयान, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया। ये इनका क्या है? तो कहानी संग्रह। चर्चित कहानियां कौन कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, बयान, कास्बे का आदमी, नागमणि, मानसरोवर के हंस। याद रखिएगा, मानसरोवर खाली ग्रह, तो मानसरोवर की कहानी संग्रह जो किनका है? प्रेमचंद जी का है। जो कि मानसरोवर का हंस जो है कहानी है, ये किनका है? तो कमलेश्वर जी का है। उपन्यास देख लेते हैं। तो एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र। याद रखिएगा, इनका एक अधूरा उपन्यास है जिसका नाम है अंतिम सफ़र। तो यहीं से प्रश्न अधिकतर पूछते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कमलेश्वर का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो अंतिम सफ़र है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं, कमलेश्वर की जो कहानी हम देख रहे हैं, दिल्ली में एक मौत की कहानी का जो विशेष है क्या है उसको देख लेते हैं। तो इस कहानी में शहरों में रहने वाले लोगों की व्यस्त जीवनचर्या को दिखाया गया है।
अर्थात शहर में रहने वाले लोग हमेशा व्यस्त रहा करते, उसी को इसमें दिखाया गया है। यह कहानी महानगर, यहाँ छूट गया, कहानी महानगर की जीवन को आत्म केंद्रित रूप में सजीव चित्रण किया गया है। यानी इस कहानी में व्यक्तिगत भावनाओं को भी दर्शाया गया है और इसमें मैं शैली में रचित है, अर्थात इसमें जो हमको लगता है लेखक खुद इसमें शामिल है, तो हर जगह मैं शब्द का प्रयोग, इसमें जो कथा नायक जिसे कह सकते हैं, इस कहानी का कथा नायक खुद मैं शैली में है, अर्थात लेखक ही खुद है, ऐसा लगता है। मैं, अतुल मवानी, सरदार, वासवानी इत्यादि पात्रों को इस कहानी की कथा को संजोया गया है। इस कहानी की कथा में जो पात्र के रूप में है मैं, यानी खुद लेखक है, अतुल मवानी, सरदार जी और वासवानी मिस्टर वासवानी, मिसेज वासवानी दोनों इसमें है। तो इत्यादि पात्रों द्वारा इस कहानी की कथा को संजोया गया है, यानी महत्वपूर्ण पात्र के रूप में है। अब पात्रों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं, संपूर्ण कहानी का कथावाचक लेखक या अन्य कोई भी हो सकता है, मैं है। सबके पीछे चलने वाला सातवां आदमी है, याद रखिएगा। प्रश्न आ सकता है कि कहानी में सबके पीछे, अर्थात लेखक भी दे सकता है, लेखक सबके पीछे चलने वाले कितवें स्थान पर थे? सातवें आदमी थे। अतुल मवानी, सरदार जी, वासवानी इत्यादि इनके पड़ोसी हैं। क्या हैं? पड़ोसी हैं। और एक और इनका महत्व है, सिगरेट पीने का शौकीन है। ये क्या है? तो सिगरेट पीने का शौकीन है। अगले पात्र है सेठ दीवानचंद जी। कहानी में इनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हीं की इसमें चर्चा, दिल्ली में एक मौत हो सकता है, पूछ दे दिल्ली में एक मौत कहानी में किनका मृत्यु हुआ था? तो याद रखिएगा सेठ दीवानचंद जी का। कहानी में इनकी मृत्यु हो चुकी है। इनकी अर्थी को सुबह 9 बजे दिल्ली के आर्य समाज रोड से होते हुए पंचकुइयां शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। तो इनकी जो लाश है, इनकी अर्थी को कहाँ ले जाया जा रहा है? तो पंचकुइयां शमशान भूमि में। यानी इनका जो दाह संस्कार होने वाला कहाँ होने वाला है? तो पंचकुइयां शमशान भूमि में दाह संस्कार होने वाला है। और कितने बजे थे? सुबह 9 बजे दिल्ली के आर्य समाज रोड से होते हुए पंचकुइयां शमशान भूमि में ले जाया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। करोल बाग के सेठ दीवानचंद जी थे, उनके बारे में चर्चा है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है कहानी में। वे करोल बाग के मशहूर और लोकप्रिय बिजनेसमैन हैं, मतलब थे, क्योंकि मृत्यु हो चुकी है। इनका दाह संस्कार पंचकुइयां घाट पर होना है। संपूर्ण कहानी इनके ही मौत पर लिखी गई है, यानी संपूर्ण कहानी का जो वाचन है, संवाद है, इनके ही मौत पर सब कुछ निर्भर है। अब इनका एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, इनकी मृत्यु जो हुई थी इरविन अस्पताल में। याद रखिएगा, सेठ दीवानचंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इरविन अस्पताल में हुई थी। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अन्य पात्र वासवानी जी, इसमें मैं लेखक के पड़ोसी हैं, यानी लेखक के खुद पड़ोसी हैं। सरदार जी भी लेखक के पड़ोसी हैं। अतुल मवानी पड़ोसी जो लेखक से आयरन मांगने आता है, यानी आयरन मांगता है कौन? तो अतुल मवानी। धर्मा कौन है? सरदार जी का नौकर है। लेखक का सिगरेट लाने वाला, यानी लेखक किसे सिगरेट मंगवाते हैं? तो धर्मा से ही मंगवाते हैं। और इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म करता है। किससे पानी गर्म करता है? इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म करता है। अन्य पात्र के रूप में मिसेज वासवानी और कंडक्टर भी है। तो ये सब महत्वपूर्ण है प्रश्न, क्योंकि पात्रों को याद करना बहुत जरूरी है, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। अब हम संपूर्ण कथा सार को देखते हैं। तो सर्दी का महीना है, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। इसी कोहरे ठंड में सुबह 9 बजे करोल बाग के मशहूर बिजनेसमैन सेठ दीवानचंद की अर्थी को कुछ लोगों द्वारा आर्य समाज रोड से होते हुए दाह संस्कार के लिए पंचकुइयां शमशान घाट ले जाया जा रहा है। सरदार जी, अतुल मवानी, मिस्टर वासवानी दफ्तर के लिए तैयार होकर दीवानचंद के दाह संस्कार में शामिल होते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो सरदार जी हैं, यानी लेखक के पड़ोसी सरदार जी, अतुल मवानी, सरदार जी, अतुल मवानी, मिस्टर वासवानी दफ्तर के लिए तैयार होकर दीवानचंद जी के दाह संस्कार में शामिल होते हैं। इसीलिए इसमें बताया गया कि इसमें महानगरों में रहने वाले लोगों की व्यस्त जीवन शैली को दिखाया गया। अब ये
दाह संस्कार में शामिल भी हो रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहे हैं ताकि वो पुनः घर ना आना पड़े और दाह संस्कार में शामिल होकर उधर ही से वो कहाँ चले जाए, अपने अपने ऑफिस चले जाए। इसलिए इसमें दिखाया गया है कि महानगरों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को दिखाया गया है, यानी व्यस्त जीवन शैली को। तो व्यस्त है तभी तो पहले तैयार होकर ही जा रहे हैं। आजकल अगर कहा जाए तो शोक में, मृत्यु शोक में कौन तैयार होकर जाता है, परंतु ये लोग तैयार होकर गए, सरदार जी, अतुल मवानी और मिस्टर वासवानी। अब यहाँ देखिए, ताकि दाह संस्कार होते ही अपना दफ्तर समय पर पहुंच सके। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब लेखक जो है न चाहते हुए भी बिना तैयार हुए अर्थी के साथ 7वां आदमी बनकर गए। अब देखिए, लेखक को भी दफ्तर जाना है परंतु वो तैयार नहीं हुए, बिना तैयार हुए ही वो क्या करते, अर्थी के साथ 7वां आदमी बनकर गए। जब वहाँ जाते तो देखते वहाँ पर उनके सभी पड़ोसी भी हैं। तो जब इसका कहानी को पढ़िएगा तो लेखक को हमेशा डाउट लगता है कि हमारे पड़ोसी दाह संस्कार में जा रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, यानी ऑफिस खुद जा रहे हैं। यानी उनको हमेशा उन पर डाउट लगता है क्योंकि वो लोग तैयार होकर जा रहे थे और इसी कंफ्यूजन में रह गए। और सभी लोगों ने लेखक को चलाया, नहीं चलना है तो इनको लगता है कि ये दाह संस्कार के लिए हमें चला रहे हैं या फिर कहीं और जा रहे हैं, इसके लिए चला रहे हैं। यही कारण है कि लेखक तैयार नहीं हो पाते हैं। और जब दीवान चंद जी का जब अर्थी उनके सामने आता है, यानी उनके मकान के सामने से गुजरता है, तो वो ना चाहते हुए भी क्या होते हैं, उस अर्थी में 7वां आदमी बनकर उसमें वो साथ में जाने लगते हैं, यानी बिना तैयार होकर। अर्थी के साथ प्रारंभ में भीड़ बिल्कुल नहीं होती, यानी इसलिए तो 7वां आदमी रहते हैं मात्र, परंतु दाह संस्कार के समय चारों ओर भीड़ लग जाती है। और लेखक यानी हैं वो दाह संस्कार में शामिल होने के कारण अपना दफ्तर नहीं माने लेखक जो होता है वो दाह संस्कार में शामिल होने के कारण अपना दफ्तर नहीं जा पाता है, क्योंकि वो तैयार होकर नहीं जाता है। और दाह संस्कार में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर जाने के बाद देर तो हो ही जाती है, जिसके कारण वो अपना ऑफिस नहीं जा पाता है। अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको देख लेते हैं। लेखक के बगल वाले कमरे में अतुल मवानी क्या कर रहा था, जूते पॉलिश कर रहा था। प्रश्न आ सकता है, लेखक के बगल वाले कमरे में कौन सा पात्र जूते पॉलिश कर रहा था, तो अतुल मवानी जूते पॉलिश कर रहा था। सरदार जी का नौकर मक्खन लाने के लिए बाजार, यानी सरदार जी नौकर को क्या लाने के लिए बाजार भेजते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो मक्खन लाने के लिए भेजते हैं। अब सरदार लोग को मक्खन तो प्यारा होता ही है। अतुल मवानी अपना सूट कहाँ से सिलवाया था, ये भी याद रखिए। अतुल मवानी ने अपना सूट जो है खान मार्केट में सिलवाया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतुल मवानी अपना सूट कहाँ से सिलवाया था, तो खान मार्केट में। वासवानी की पत्नी वासवानी को शाम को कहाँ पर जाने की बात कहती है, यानी बात कर रही थी कि जाना होगा ना डार्लिंग, तो परमिला के घर, किसके घर, परमिला के घर जाने की बात करती है मिसेज वासवानी। इस कहानी में महानगरीय वातावरण को चित्रित किया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब चलते हैं प्रमुख संवाद की ओर। तो पहला संवाद है अतुल मवानी का। यह कमीशन का काम भी बड़ा बेहुदा है, पर क्या किया जाए, 8-10 महीने में थ्रू निकल गई तो अपना बिजनेस शुरू कर दूंगा। ये किसका कथन है, तो अतुल मवानी का कथन है। अब लेखक का कथन है, मैं जानता हूँ सरदार जी का नौकर पाजी है, वह कभी वक्त से खाना नहीं पहुँचाता है। ये लेखक का कथन है, यानी जो मैं के रूप में इसमें शामिल है। अगला कथन है, फिर लेखक का ही कथन है, आदमी के मरते ही कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल ही दीवान चंद जी ने अपनी लड़की की शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी। ये कब लेखक कहते हैं, तो आपको पता होगा कि जब उनका अर्थी जा रहा होता है तो उसमें बहुत कम लोग होते हैं। लेखक जब शामिल होते हैं तो ये 7वें आदमी होते हैं। तो लेखक मन ही मन ये सोचते हैं कि आदमी के मरते कितना फर्क पड़ जाता है। पिछले साल जब दीवान चंद जी अपनी लड़की का शादी की थी तो हजारों की भीड़ थी, आज इनका अर्थी जा रहा है तो कोई भीड़ नहीं। ये लेखक खुद अपने मन ही मन कहते हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण पंक्ति की भी इसमें चर्चा है। मोटर रिक्शे बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं, टैक्सी मीटर अभी यहाँ थोड़ा सा छूट, अभी किसी ने डाउन किया है। ये याद रखिएगा, पंक्ति कहाँ की है, तो ये जो है दिल्ली में एक मौत कहानी की है। दूसरा है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सुबह 9 बज चुके हैं लेकिन पूरी दिल्ली धुंध में लिपटी हुई है। ये भी किस कहानी का पंक्ति है, तो ये भी याद रखिए, ये भी जो है ये भी आपका
दिल्ली में एक मौत कहानी की पंक्ति है। बसों में भीड़ है, लोग ठंडी सीटों पर सिकड़े हुए बैठे हैं। ये भी किस कहानी की पंक्ति है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में एक मौत कहानी की पंक्ति है। अभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जिसे आप पीडीएफ नोट्स में देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापसी कहानी को चलते हैं, यानी छठवीं कहानी। रचनाकार उषा प्रियवंदा, प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी। अब लेखक यानी उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1930 ईस्वी को। अब कहानी का जो विशेष है उसे देख लेते हैं। तो इस कहानी में मानवीय संबंधों की आत्मीयता का आधार आज के जीवन की बदलती परिस्थितियों में वास्तविकता का रचनात्मक साक्षात्कार है। इस कहानी के माध्यम से पुरानी पीढ़ी का नई पीढ़ी के द्वारा निरादर किया जाना दिखलाया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं, जो रेलवे की नौकरी से रिटायर होकर अपने घर आते हैं और घर से उपेक्षा मिलने पर पुनः सेठ रामजी मल, यहाँ रामजी मल होगा, रामजी मल के मिल में क्या करते हैं? नौकरी करने चले जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये कहानी है। इसमें क्योंकि गजाधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदमी हैं और इनके जो परिवार वाले हैं वो नई पीढ़ी के हैं, और पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी द्वारा निरादर करता हुआ दिखलाया गया है। यानी गजाधर बाबू जब रिटायर होकर अपने घर जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, अब मैं अपने परिवार वालों के साथ रहूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको उपेक्षा का पात्र बनना पड़ता है। तो अंत में वो क्या करते हैं? पुनः अपने घर को त्याग कर पुनः क्या करते हैं? सेठ रामजी मल की जो चीनी की मिल है उसमें नौकरी करने चले जाते हैं। इसलिए इस कहानी का भी नाम पड़ा वापसी। यानी एक प्रकार से नौकरी से वापस घर आते हैं और फिर वापस वे नौकरी में चले जाते हैं, इसलिए इस कहानी का नाम दिया गया है वापसी। प्रमुख पात्र सबसे पहले गजाधर बाबू कहानी के कथानायक हैं। रेलवे में नौकरी से रिटायर होकर 35 साल बाद घर जाते हैं, यानी 35 साल मतलब रेलवे में 35 साल की नौकरी करने के बाद वो क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। यानी रेलवे में कितने साल नौकरी करते हैं? 35 साल। अपने परिवार में उपेक्षा का पात्र बनने पर पुनः सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। यानी अपने परिवार में उपेक्षा का पात्र बनने पर पुनः वो क्या करते हैं? सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। अमर गजाधर बाबू का बड़ा लड़का, युवा पीढ़ी, स्वच्छंदवादी सोच। गजाधर बाबू के अनुपस्थिति में घर का स्वामी है। यानी जब तक गजाधर बाबू नहीं थे तब तक अमर क्या था? तो घर का स्वामी था, परंतु जैसे गजाधर बाबू आते हैं तो घर का स्वामी उसके हाथ से चली जाती है। यही कारण तक कि घर में मन मुटाव चलने लगता है। कांति गजाधर बाबू की बड़ी लड़की और ये भी विवाहित है। यानी अमर और कांति का विवाह हो चुका है। नरेंद्र छोटा लड़का है, बहुत जिद्दी लड़का है। ये भी गजाधर बाबू का छोटा लड़का है। पत्नी है, गजाधर बाबू की पत्नी होगी बहू, अमर की पत्नी। गणेशी कौन है? तो गणेशी जो है रानीपुर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान है। स्टेशन पर गजाधर बाबू का खाना पकाने वाला, यानी खाना पकाता है, और गजाधर बाबू का शुभचिंतक है, यानी देखभाल भी करता है। तो ये सभी पात्र थे इस कहानी के। अब हम चर्चा करते हैं, संपूर्ण कथा सार की ओर चलते हैं। गजाधर बाबू अपने घर परिवार को छोड़कर रानीपुर स्टेशन में रेलवे की नौकरी कर रहे हैं। वे अपने परिवार के लिए शहर में एक छोटा सा मकान लिए हैं। रानीपुर स्टेशन में गणेशी गजाधर बाबू का हर पल ख्याल रखता है। उनका खाना वाना जो कुछ होता है वो सब कुछ गणेशी ही करता है। आज 35 साल रेलवे में नौकरी करने के बाद गजाधर बाबू रिटायर होकर अपने घर आए हैं। घर आने के बाद घर का पारिवारिक माहौल उनके प्रतिकूल मालूम होता है। बेटे बहू बेटी से उपेक्षा के पात्र बनने पर वे पुनः क्या करते हैं? सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी करने चले जाते हैं। यही इस कहानी का संपूर्ण कथा सार है। बेचारे नौकरी से रिटायर होकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद उनको उम्मीद होता है कि घर जाऊंगा, घर के सारे परिवार के साथ रहूंगा, खुशियों से रहूंगा, इतना दिन मेहनत किया हूँ। परंतु घर जाने के बाद बेटे बहू बेटी सबसे उनको उपेक्षा का पात्र बनना पड़ता है, क्योंकि उनका मत जो है वे आज के जो युवा पीढ़ी है उनसे उनका मत जो है वो एक प्रकार से कहा जा सकता है दोनों का जो मत है एक जैसा नहीं हो पाता है, जिसके कारण उनको उपेक्षा का पात्र बनना पड़ता है। और अंत में वो क्या करते हैं? अंत में सेठ रामजी मल की जो चीनी मिल है उसमें नौकरी करने चले जाते हैं। अब प्रमुख संवाद है उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले पत्नी, सारे जूठे बर्तन पड़े हैं इस घर में,
धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। ये उनकी पत्नी का कथन है। फिर गजाधर बाबू का पत्नी का यही कथन है। पत्नी क्या कहती है, सारा दिन इसी खींच खींच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई। ये भी उनकी पत्नी का ही कथन है। एक और है, पत्नी ही कहती है, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी नहीं लगता, लगे कैसे, शीला के घर से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझसे नहीं सहता। ये पत्नी यानी गजाधर बाबू की पत्नी का कथन है, क्योंकि उनकी जो बेटी थी, छोटी बेटी थी, बड़ी बेटी के तो विवाह कर दिए थे, छोटी बेटी है जो हमेशा शीला के घर जाया करती है और ये उनको पसंद नहीं, क्योंकि उस घर में बड़े बड़े लड़के हैं। सभी खर्चे तो वाजिब वाजिब हैं, जिसका किसका पेट काटो, ये पत्नी का ही कथन है, क्योंकि बहुत सारा खर्च घर में होता था जिस पर गजाधर बाबू अपना वक्तव्य रखते हैं। वो बोलते हैं कि ये सही नहीं है, इतना ज़्यादा खर्च क्यों फालतू में खर्च हो रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि सभी खर्चे तो वाजिब वाजिब है, कि किसका पेट काटूं। फिर एक और कथन पत्नी का ही है। संवाद के रूप में सबसे अधिक पत्नी ही आई है, गजाधर बाबू की पत्नी। एक तरकारी और 4 पराठे बनाने का सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया, जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाले हाड़ तोड़े और यहाँ चीज़ें लूटे। ये किसका कथन है, पत्नी कथन गुस्से में, क्योंकि जब डिब्बा गिर जाता है, घी का डिब्बा बिल्ली द्वारा गिरा दिया जाता है, तो गिरने का कारण क्या है, क्योंकि वो डिब्बा खुला हुआ था। गजाधर बाबू के विषय में यहाँ पर अब लेखक का खुद स्वगत चिंतन है। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ, उन्हें लगा कि जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। ये किनके विषय में, तो गजाधर बाबू के विषय में है। आगे, खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। ये गजाधर बाबू का कहानी के अंत में ये संवाद है, क्योंकि वे सेठ रामजी मल की जो चीनी की मिल उसमें नौकरी करने चले जाते हैं और अपना कथन कहते हैं, खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। अब कुछ और महत्वपूर्ण है, बसंती का चर्चा हम नहीं की थी। यही बसंती है जो किसके घर जाया करती थी, शीला के घर जाया करती थी, और ये अविवाहित है। ये कह सकते हैं कि ये गजाधर बाबू की दूसरी लड़की है जो अविवाहित है, और ये बसंती जो है शीला के घर हमेशा जाया करती है। और यह जो है बात कह सकते हैं उनकी माँ को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसके घर में जवान लड़के हैं। गजाधर बाबू कुल कितने संतान थे, तो गजाधर बाबू के कुल 4 संतान थे, जिसमें 2 संतान की शादी हो चुकी थी, अमर और कांति की। और बसंती और एक और पात्र कौन था, नरेंद्र था ना, जी हाँ। तो नरेंद्र और बसंती का विवाह नहीं हुआ है, दोनों अविवाहित हैं। बसंती एक प्रकार से यौवन अवस्था में युवा हो चुकी है, यानी विवाह के योग्य हो चुकी है, और वही शीला के घर जाती है। तो यह बात है उनकी माता यानी गजाधर बाबू की पत्नी को अच्छा नहीं लगता है, और यह बात जब गजाधर बाबू को पता चलता तो उनको भी अपनी बेटी की चिंता होती है, विवाह की चिंता। गजाधर बाबू की चारपाई बैठक में लगी रहती है, यानी गजाधर बाबू जब नौकरी रिटायर होकर आते तो उनके सोने की व्यवस्था नहीं, चारपाई कहाँ लगा दी जाती, तो बैठक में। गणेशी की घरवाली, याद रखिए गणेशी जो गजाधर बाबू के जो जहाँ पर वो नौकरी कर रहे थे वहाँ पर गणेशी कौन था, गजाधर बाबू का एक प्रकार से देखभाल करने वाला, उनका खाना बनाने वाला। तो गणेशी की जो घर वाली है वो गजाधर बाबू के लिए बेसन का लड्डू बनाई थी, यानी क्या बनाई थी, बेसन के लड्डू, क्योंकि उनको पता था कि गजाधर बाबू को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। तो गणेशी की घरवाली है गजाधर बाबू के लिए क्या बनाती है, तो बेसन की लड्डू। याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो MCQ है उसे भी आप जब PDF नोट से परचेस कीजिएगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब अगला कहानी है 7वीं कहानी, अभिशप्त। तो इस कहानी में अमीनुद्दौला पार्क पर प्रदर्शनी मेले की कथा की शुरुआत से होती है। इसके रचनाकार कौन है, यशपाल, जिनका जन्म 1903 में और मृत्यु 1976 में हुई। प्रकाशन वर्ष कहानी अभिशप्त का 1944, कहीं कहीं आपको 1943 भी मिलेगा, 1944-43 का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। और पात्र में जो कह सकते हैं कि पात्र में मैं है, ये भी मैं शैली में है, अभिशप्त भी मैं, यानी कहानी का नायक शुक्ला जी, यानी अमीनुद्दौला पार्क में इनका क्या है, तो 2 मंजिला मकान है। मिसेस शुक्ला जी की पत्नी ज्वाला झल्ली वाला है, जात का अहीर है और इसके 3 बच्चे हैं।
इसके अलावा लल्लू और सविता जो है शुक्ला जी के संतान है, लल्लू और सविता, ये भी याद रखिएगा। इस कहानी में 5 वर्ष के बच्चे द्वारा अपने हिस्से को बांटते हुए देख अपना ही नन्हा भाई की हत्या किया जाना दर्शाया गया है। यानी इसमें 5 वर्ष का बच्चे है जो अपने हिस्से का जो कह सकते हैं कि अपने हिस्से को बढ़ते हुए देखकर अपना ही जो छोटा भाई होता है, नन्हा भाई, जो एक प्रकार से छोटा बच्चा होता है, जिसे वो क्या करता है, हत्या कर देता है। 5 वर्ष का लड़का जिसकी चर्चा है। इस कहानी में ज्वाला का 5 वर्ष का लड़का का मनोभाव चित्रित हुआ है। अपनी माता को नन्हे बच्चे की आटा का घोल पिलाते देख उसके अंदर बच्चे के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। यानी उसकी माता जो होती है वे जो नन्हे बच्चे को क्या करती है, आटे का घोल पिलाती है। और यह देखकर क्या होता है, जो उसका 5 वर्ष का लड़का होता है वो क्या होता है, जब देखता है कि जो बच्चा है माँ के गोद में, वो क्या करा, मेरा हिस्सा क्या करा है, मेरा हिस्सा को वो ले रहा है, अर्थात मेरा हिस्सा उसके पास जा रहा है। वो बच्चे को क्या करता है, गला घोट कर मार देता है, ताकि वो जो घोल, मेरा हिस्सा का जो घोल वह पी रहा, वो घोल मैं ही खुद पीऊँ, यह सोचकर वो बच्चा क्या करता है, अपने नन्हे भाई को मार देता है। अब प्रमुख संवाद को देख लेते हैं। भाई इस जमाने में तो ना हो जाए वही थोड़ा है, ये शुक्ला जी का कथन है। कहानी की पंक्ति है, यानी कहानी की पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली की हजारों बत्तियों के प्रकाश के नीचे पार्क में प्रदर्शनी मेला भरा हुआ था, ये भी याद रखिएगा। शुक्ला जी का एक महत्वपूर्ण संवाद है। खून, गला घोट कर खून, 5 बरस लड़के ने, 5 बरस की लड़की ने, बहुत ही अचंभा हुआ शुक्ला जी को। 5 बरस के लड़के ने गला घोट कर खून कर दिया। कहानी की भी पंक्ति एक और है। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, उठकर बम पुलिस तक गई, ये कहानी की पंक्ति है। अगला भी पंक्ति कहानी की है। मन की अवस्था बहस करने लायक न रही, पाप के कारण और फल के संबंध में सोचता रह गया, ये कहानी की पंक्ति है। मिसेस शुक्ला जी का कथन है। मिसेस शुक्ला यानी शुक्ला जी के पत्नी, 5 बरस का लड़का भी समझता है उसका हिस्सा बटाने वाला क्या है, उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन है, ये 5 बरस का लड़का भी समझता है। मिसेज शुक्ला जी का जो ये संवाद है बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो अपने बात को रखती है कि 5 बरस का लड़का जिसने अपने नन्हे भाई को क्या किया, गला घोट कर मार दिया, वो भी समझता है क्या कि उसका हिस्सा बटाने वाला उसका दुश्मन है। अब मिसेस शुक्ला जी का एक और कथन है। उफ, दूध पीते बच्चे तक के दिल में बेर और हिस्सा, यानी 5 बरस का लड़का जो है वो भी अगर अपने दिल में बेर और हिस्सा रखता है, इस बात को सोचकर मिसेस शुक्ला को बहुत ही क्या होता है, तो अजूबा लगता है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण है। तो ज्वाला, जिसका 5 बरस का लड़का ज्वाला अपना छोटा भाई को मार देता है गला घोटकर, तो ज्वाला जो है अमीनाबाद और फतेहगंज में क्या करता है, झिल्ली यानी बोझ ढोने का काम करता है, यानी झल्ली वाला है, यानी बोझ ढोने का काम करता है। और ज्वाला की पत्नी जो है फतेहगंज में दाल दलने जाती है, ये भी याद रखिएगा। इस बार सीजीएल की परीक्षा जो हुई थी इसमें ये प्रश्न आया था, ज्वाला की पत्नी फतेहगंज में क्या करने जाती, ये प्रश्न आया था, तो दाल दलने, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कहाँ से प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं, इसलिए सभी जितने महत्वपूर्ण तथ्य, सभी तथ्यों को हम लेकर आए हैं जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। ज्वाला की पत्नी अपने बच्चों को किसका घोल पिलाती, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो आटे की घोल पिलाती, याद रखिएगा। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण MCQ हैं जिसे आप जब PDF परचेस कीजिएगा, हम आपको बता दें कि भारतीय विजन क्लासेस पर JSSC पेपर 2, चाहे वो CGL की परीक्षा हो, चाहे सहायक आचार्य की परीक्षा हो, चाहे झारखंड पुलिस की परीक्षा हो, या फिर JSSC की जितनी प्रतियोगी परीक्षा हैं, अगर उन प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पेपर 2 हिंदी लिए, पेपर 2 में क्या लिए, हिंदी लिए हैं, तो इसका संपूर्ण सिलेबस का हस्तलिखित नोट्स जो है PDF में आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना हो, कुछ परचेस करने होंगे, और परचेस कितने करने, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं वीडियो क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसमें नंबर दिया जिससे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप PDF परचेस कर सकते हैं। तो संपूर्ण सिलेबस का PDF है, यानी पेपर 2 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए आप PDF परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ भारतीय विजन क्लासेस पर भी क्या है, तो एक वीडियो का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है जो CGL के लिए स्पेशल है, उसे भी आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
मिस पाल की ओर चलते हैं। अगला कहानी मिस पाल। रचनाकार मोहन राकेश, मोहन राकेश का जन्म 1925 ईस्वी, मृत्यु 1972 ईस्वी। प्रमुख पात्रों को देख लेते हैं। सबसे पहले मिस पाल, कहानी की नायिका, अविवाहित महिला। लोगों का यह मानना था, यानी लोगों का यह मानना था कि रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से विवाह की है, ये लोगों का मानना था। दिल्ली में सूचना विभाग में नौकरी करती थी, परंतु बाद में त्यागपत्र दे देती है, क्योंकि वहाँ के जो दिल्ली के सूचना विभाग के दफ्तर में जो अन्य लोग रहते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, जिसके कारण वो क्या करती है, वहाँ से त्यागपत्र देती है। अंग्रेज मेजर सेठ का बगीचा मिस पाल के नाम पर कर देता है, ऐसा मतलब कहानी में चर्चा है कि अंग्रेज मेजर जो है, अंग्रेज रिटायर्ड मेजर जो है वो क्या करता है, अपना जो बगीचा है मिस पाल के नाम कर देता है। मिस पाल कुल्लू में रहती, कहाँ रहती है, तो कुल्लू में रहती है। मिस पाल जो है सूचना विभाग में कितने रुपये की सैलरी में नौकरी करती थी, 500 रुपये, याद रखिएगा, 500 रुपये की सैलरी में नौकरी करती थी। आगे रणजीत। रंजीत कौन है, कहानी का नायक है, मिस पाल का शुभचिंतक है, और कह सकते हैं कि मिस पाल का पड़ोसी भी है, यानी मिस पाल का मित्र भी है, प्लस में उसका क्या है, पड़ोसी है। पिंकी, याद रखिएगा पिंकी कोई लड़की नहीं है, एक कुत्ता है जो मिस पाल जी का है। बुखारिया और जोरावर सिंह, ये दोनों क्या है, सूचना विभाग के दफ्तर में काम करने वाले अन्य लोग हैं। मिस पाल के रंग रूप पर टिप्पणी करने वाला और मिस पाल के रंग रूप पर टिप्पणी कर, यानी दोनों जो है बुखारिया और जोरावर सिंह दोनों क्या करते हैं, मिस पाल के रंग रूप पर ही टिप्पणी किया करते हैं। आगे रिटायर्ड अंग्रेजी मेजर, ये मिस पाल का पति है, लोगों का ऐसा मानना है, यानी लोगों का मानना था। पिंकी के बारे में तो चर्चा कर ही दिए, मिस पाल का कुत्ता है जो मर भी जाता है कहानी में। अब आगे चर्चा करते हैं। मिस पाल कहानी में मानवीय मूल्यों की टूटने की पीड़ा है। इस कहानी में नगर में रहने वाले मनुष्यों की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस कहानी में मिस पाल नामक एक स्त्री के अकेलेपन और अव्यवस्थित जीवनचर्या को भी जीवांत चित्रण किया गया, भी याद रखिएगा। अब संपूर्ण कथा सार को देख लेते हैं एक बार। मिस पाल एक अविवाहित महिला थी जो दिल्ली के एक दफ्तर में सूचना विभाग में 500 रुपये की तनख्वाह पर काम करती है। सूचना विभाग के दफ्तर में रणजीत मिस पाल का शुभचिंतक और उनका पड़ोसी होने के कारण उनका क्या है, मित्र भी है। रणजीत के अलावे जितने सहकर्मी उस सूचना विभाग में काम करते हैं, सभी अविवाहित मिस पाल को किसी न किसी प्रकार से चिढ़ाते रहते थे। मिस पाल दफ्तर के सहकर्मियों से तंग आकर सूचना विभाग में क्या करती है, त्याग पत्र देकर वहां से एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका कुल्लू में रहती है। मिस पाल के साथ उसका कुत्ता पिंकी भी रहता है। नौकरी छोड़ने के बाद एक बार इत्तेफाक से मिस पाल की भेंट रणजीत से हो जाती है। मिस पाल के जिद करने पर रणजीत क्या करता है, मिस पाल के यहाँ ठहरता है, याद रखिएगा ठहरता है। तो उसे मालूम होता है, यहाँ ठहरता है तो उसे मालूम होता है, यानी मालूम चलता है कि नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद मिस पाल का जो जीवन है और भी तकलीफ़ों से घिर गया है। मिस पाल अकेलापन में और भी उदास रहती है। कुल मिलाकर इस कहानी में मिस पाल नामक जो अविवाहित स्त्री है, उसके अकेलेपन और अव्यवस्थित जीवनचर्या को जीवंत रूप में क्या किया गया, तो चित्रण किया गया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो है MCQ है, उसे भी आप PDF जब परचेस कीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बचे हुए चार कहानी थी जिसको हम लेकर आए, सभी कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, झारखंड का CGL परीक्षा हो चाहे सहायक आचार्य की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में याद रखिएगा इस जो कहानी भाग है, यहाँ से निश्चित है कि आपको कम से कम 6 से 7 प्रश्न और अधिक से अधिक 10 प्रश्न पूछ सकते हैं सभी कहानी से, याद रखिएगा। पिछले बार जब CGL की परीक्षा हुई तो उसमें कम से कम हम बात करते थे, कम 6 से 7 प्रश्न आए थे। तो उम्मीद है कि 6 से 7 प्रश्न तो निश्चित आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 प्लस प्रश्न रह सकते हैं। और ये प्रश्न जो है आपको कहाँ कहाँ बटेंगे, कुछ कहानी के पात्रों से कुछ होंगे, कुछ आपके जो है
संवादों से रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न देखे थे कि सीजीएल की परीक्षा जो हुई थी उसमें संवाद से बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भाग। तो दोनों यानी क्लास 1 जिसमें हम प्रथम 4 कहानी को लेकर आए, और क्लास 2 आज लिए जिसमें हम बचे हुए 4 कहानी को देखे, तो कहानी का भाग भी कंप्लीट हो गया। जिनको पुनः बता दें, जिनको भी झारखंड का जेएसएससी पेपर 2 का नोट्स चाहिए, जेएसएससी पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स चाहिए, सिलेबस कवर्ड यानी सिलेबस कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारे जो सुविधाएं मिल सकती हैं। उसमें से क्या क्या शामिल है, टेस्ट भी समय समय पर उसमें होते हैं, प्लस में आपको जो भी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं विभिन्न राज्यों के, उसकी अपडेट वहाँ मिल जाएंगे। और साथ ही साथ पीडीएफ परचेज जो करने हैं वो कितने पैसे देने, कितने पैसे परचेस करने के लिए देने पड़ेंगे, वो सब कुछ वहाँ जानकारी मिल जाएगी। या फिर उसमें मेरा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है झारखंड टीजीटी के अलावे जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है, हिंदी साहित्य के इतिहास जो है, जिसका भाग है हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा का इतिहास, उसका जो वीडियो नंबर 5 लेकर आएंगे। तो जितने भी साथी हैं झारखंड टीजीटी की तैयारी करे साथी, वे भी तैयार रहेंगे। इसके अलावे उस हिंदी भाषा जितने भी प्रतियोगी परीक्षा में लगा हो, उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो उस क्लास की भी आप एक प्रकार से इंतजार करें, बहुत जल्द उसे भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।